देवेंद्र फडणवीस से हर दिन नेताओं के मिलने की तस्वीरें सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई, आदित्य ठाकरे की मुलाकात हुई, ये मुलाकातों की तस्वीर है। लेकिन आज जो मुलाकात हुई वो मुलाकात ज्यादा सुर्खियों में आ गई और इसके पीछे वजह यह है कि क्या अब एनसीपी अजीत पवार से नाराज नेता भी देवेंद्र फडणवीस की तरफ देख रहे हैं। छगन भुजबल, उनकी मुलाकात हुई, अब उन्हें मंत्री पद तो नहीं दिया गया, कहा जा रहा है इसी की वजह से उन्हें नाराजगी है। लेकिन जब छगन भुजबल से सवाल पूछा गया, मीडिया ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ओबीसी समाज के बारे में चर्चा होनी चाहिए, उन्हें समान अधिकार मिलने चाहिए। अब कॉन्टेक्स्ट क्या था और कॉन्टेक्स्ट के पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या था वो तो बताएंगे समीर जी, है ना। एक पहले बयान सुना देते हैं हम दर्शकों को। जो चला है, जो मामला जो आप जानते हैं कि राज्य में जो चला है, ओबीसी की मीटिंगें हो रही है, बैठकें हो रही है, उसके ऊपर जो है बहुत ठीक ढंग से जो है चर्चा उन्होंने की और उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी जीत इतने बड़े पैमाने पर हुई, मगर साथ साथ इसमें जो हमारे ओबीसी का जो घटक है उनका आशीर्वाद बहुत बड़े पैमाने पर हमें महायुति को मिला, इसलिए इतनी एक महाविजय हमने प्राप्त किया है। और हम कतई नहीं चाहेंगे कि ओबीसी का किसी भी तरह नुकसान हो। हमारी मुलाकात जो है मुख्यमंत्री महोदय से हुई, उन्होंने कहा कि ओबीसी के प्रति हम बहुत शुक्रगुजार हैं, उनकी वजह से जो बड़ी कामयाबी मिली है हम उनको नाराज नहीं रखेंगे और उनके अधिकारों पर गदा नहीं आएगी। जो भी रास्ता है शांति से हम निकालने की कोशिश करेंगे, थोड़ा समय चाहिए। खत्म। समीर जी, दोनों बयान हमने रखे दर्शकों के सामने। पहला बयान वो था जो वो मीटिंग से पहले का था और दूसरा बयान वो था जो मीटिंग के बाद का था। नाराज है छगन भुजबल? देखिए, छगन भुजबल की राजनीति बहुत स्पष्ट है। जब वो पहली बार शिवसेना छोड़कर शरद पवार के साथ जब वो गए थे तो उनसे पूछा गया था कि भाई आप शरद पवार के साथ क्यों आए, आपको तो बंबई का मेयर बनाया बाला साहेब ठाकरे ने, सब कुछ दिया बाला साहेब ठाकरे ने, आप शरद पवार के पास क्यों आ रहे हो? तो बोले मैं सत्ता के लिए शरद पवार के पास जा रहा हूँ, मैं सत्ता की राजनीति करता हूँ, मैं पहले सत्ता में। बहुत स्पष्ट है। उप मुख्यमंत्री बनाया गया उनको, बाद में जब अजित पवार उप मुख्यमंत्री बने तो छगन भुजबल नाराज हो गए थे कि भाई मेरे से उप मुख्यमंत्री ले लिया गया। बाद में जब शरद पवार से जब अलग होने की स्थिति आई और जब अजित पवार ने पत्रकार वार्ता ली और जब कहा अलग पार्टी बनाने के बाद कि भाई 75 साल में तो मोदी जी ने कहा है रिटायरमेंट होना चाहिए और सब सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट हो जाता है, साहेब मतलब शरद पवार रिटायरमेंट नहीं ले रहे, 75 साल में राजनीति छोड़ देना चाहिए। तो उस समय उनके पास में छगन भुजबल बैठे थे, वो 75 साल की उम्र पार कर चुके थे। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि भाई 75 साल वालों को कहा गया है, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे पर लागू नहीं होता, ये शरद पवार पर लागू होता है, मैं तो राजनीति करूंगा। वो ये मान के चल रहे थे कि जिस तरीके उनका कद है, ओबीसी की राजनीति करते हैं, उनका मंत्री बनना तय है, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। तो अब उन्हें लग रहा है कि अब मैं करूंगा क्या अगर मंत्री नहीं बनाऊं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो देवेंद्र फडणवीस के पास मिलने गए होंगे। अजित पवार ने उनसे कहा था कि आप पहले, जब अजित पवार ने अपनी पत्नी को सुनीता पवार को राज्यसभा भेजा, तब छगन भुजबल से कहा था कि आप राज्यसभा जाओ। छगन भुजबल ने कहा नहीं, मैं राज्यसभा नहीं, प्रदेश की राजनीति करूंगा। तो अजित पवार ने अपनी पत्नी को राज्यसभा भेजा। अब मंत्रिमंडल के विस्तार के 10 दिन पहले अजित पवार ने छगन भुजबल से कहा था कि आप राज्यसभा चले जाइए, प्रदेश की राजनीति मत कीजिए। तो छगन भुजबल नाराज हो गए कि बोले अब तो मेरा मंत्री बनने का टाइम आया है, आपने मुझे क्या गुड़िया समझ कर रखा कि जब चाबी भरोगे वैसे मैं आपके हिसाब से चलूंगा, मुझे राज्यसभा नहीं जाना, मुझे प्रदेश की राजनीति करना है। अब उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है। तो मुझे लग रहा है वो अपना भविष्य देखना चाहते हैं कि अब बचे हुए 4 साल में कैसे रहूंगा, क्या मैं खाली विधायक रहूंगा? अब जनवरी फरवरी के अंदर संभावना है कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होंगे, तो क्या नासिक कॉर्पोरेशन में मेयर के लिए अपने लिए वो भूमिका देखना चाहते हैं, या वो कोई रास्ता तलाश है कि मैं अगर भारतीय जनता पार्टी में आता हूं तो क्या भारतीय जनता पार्टी मुझे कोई बड़ी भारतीय जनता पार्टी में चले जाए? बिल्कुल जा सकते हैं वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर उन्हें कोई अच्छा प्रपोजल मिलेगा तो वो जा सकते हैं। अब लेकिन ये बात है कि अजित पवार आपके साथ गठबंधन में है, अजित पवार मुख्यमंत्री है, तो क्या अपने सहयोगी दल के मंत्री नेता को, बड़े नेता को जो ओबीसी समाज से आते हैं, उसको तोड़कर अपने पला कर अजित पवार से आप संबंधों को खराब करोगे? तो मुझे लग रहा है कि इसको भारतीय जनता पार्टी अपने साथ में नहीं लेगी। लेकिन मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा होगा कि आपका पूरा मान सम्मान रखा जाएगा, आप सत्ता की राजनीति करते रहो, कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट किया जाएगा। आप जो बात कह रहे हैं उसे सुनकर ये लगता है विजय जी कि देवेंद्र फडणवीस के पास हर मर्ज का इलाज है।
उद्धव ठाकरे भी देवेंद्र फडणवीस से मिलते हैं, छगन भुजबल भी देवेंद्र फडणवीस से मिल रहे हैं, कोई दो राय नहीं, बाकी नेता भी आकर मिला। अब देखिए मुख्यमंत्री हैं तो उनसे मिलना है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो बात अभी समीर जी कह रहे हैं कि वो भी संभव है। देखिए समीर जी महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, उसमें कोई लाइन को कहीं से क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन वो एक कहा जाता है कि राजस्थानी एक कहावत है कि गुड़ ना दो, गुड़ की बात तो करो, गुलगुले की बात तो करो। तो देवेंद्र फडणवीस वो गुलगुले की बात तो कर सकते हैं ना, थोड़ा सा तो मीठा लगता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको मंत्री ही बनाया जाए। और मंत्री बनाने के लिए जैसे बात हुई कि भाई अजीत पवार उनके साथ है, तो अजीत पवार को नाराज करके तो छगन भुजबल को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। लेकिन ओबीसी लीडर है, ओबीसी वोट बैंक की बड़ी अहमियत है। अभी चुनावों में आपने देखी, और अभी ये जो चुनाव होंगे आपके लोकल बॉडीज के, उसमें भी उनकी भूमिका होगी। तो उसको ध्यान में रख के कि छगन भुजबल ज्यादा नाराज ना हो, वो नासिक के बड़े नेता है, ऐसा नहीं है कि उनका कद कोई छोटा है, उनको कैसे संतुष्ट किया जा सकता है। वैसे तो मुझे नहीं पता, अभी एक सीट खाली है मंत्री पद की भी, मंत्रिमंडल में भी एक जगह खाली रखी हुई है, लेकिन वो इतनी जल्दी भरी जाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता। फिर भी अजीत पवार साहब को भी वो समझा सकते हैं भाई इनका कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकाल। किसके कोटे की है? नहीं, कोटा नहीं, वो नाराज लोगों के कोटे की है, नाराज लोगों के कोटे तो कैसे किया जाए। लेकिन जरूरी नहीं है कि मंत्री बनाया जाए, कुछ और भी किया जा सकता है। सोफे पर आप नहीं बैठा रहे तो दीवान तो कम से कम अच्छा दे सकते ना। तो नाराज कोटे की एक सीट के लिए छगन भुजबल जी के लिए सिफारिश है क्या ये? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, एक तो ये तरीका होता है कि राजनीतिक कुछ एडजस्टमेंट हो जाए, दूसरा होता है कि कुछ काम धाम चलता रहे, अपनी राजनीति चलती रहे, थोड़ा प्रभाव बना रहे। मुख्यमंत्री अगर ऐसे आपसे मिल रहा है तो कम से कम आप जहां दूसरे को कहेंगे तो वो बात सुन लेगा। मतलब ये भी एक होता है ना, ये तरीका होता है। कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा मुख्यमंत्री जी से मिले तो हमारी फोटो आई कि नहीं आई, मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी हुई कि नहीं हुई। अच्छा, अजीत पवार पे भी दबाव बनाने के लिए भी ये मुलाकात ये भी होता है, मतलब एक तरीका होता है। तो मुझे लगता है राजनीतिक तौर पर अगर राजनीतिक व्यक्ति ये सारे काम कर रहा है तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और देवेंद्र फडणवीस के लिहाज से सोचे तो एक तो ये कि वो जिसको कहें कि सभी के सर्वमान्य नेता हैं। अब कोई ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपनी पार्टी के नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं। दूसरा, प्रभाव बहुत ज्यादा है, जो वो तय करते हैं वो करके दिखाते हैं, चाहे वो विभागों का बंटवारा हो, चाहे वो विभागों में किसको कहा, किस कोटे में किसको कितना रखना। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति अपनी पार्टी के नेताओं को एनसीपी और शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़वा सकता है, उनको लड़ाकर जिता कर ले आ सकता है, कुछ लोग हार भी गए, तो वो व्यक्ति आज ताकतवर है। उसकी ताकत से दूसरी पार्टी के नेता भी, और मैं फिर कह रहा हूं काम धंधा चलता रहे, सबसे जरूरी है। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि देवेंद्र फडणवीस छगन भुजबल को इसलिए भी शांत रखेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर कभी मराठा आंदोलन चला था, मराठा बनाम ओबीसी का जो चला था, और उस समय छगन भुजबल के लगातार ऐसे बयान आ रहे थे जिससे ओबीसी समाज के अंदर एक मैसेज देने की वो कोशिश कर रहे थे। कि वो शरद पवार से भी मिलने के लिए एक बार गए थे और ओबीसी समाज को लेकर ही उनकी छगन भुजबल की शरद पवार के साथ मीटिंग हुई थी। देखिए, छगन भुजबल तो शरद पवार के शिष्य रहे राजनीति में, उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस में लेकर आने वाले शरद पवार ही रहे और बहुत करीबी रहे उनके अंदर, तो वो उनके पास राजनीति में रूप से जा भी सकते हैं, उनके पुराने बहुत संबंध रहेंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की कोशिश होगी कि वो नया फ्रंट खड़ा ना करे। ऑलरेडी मनोज जरांगे कह रहे हैं कि मैं भूख हड़ताल शुरू करूंगा, मराठा आंदोलन शुरू हो सकता है। ऐसे में छगन भुजबल कहीं ओबीसी को न भड़काए कि ओबीसी का आरक्षण काटकर मराठा को दिया जाएगा, एक नया ओबीसी आंदोलन महाराष्ट्र में शुरू न हो जाए, छगन भुजबल उसमें कोई उसमें घी डालने की कोशिश न करे। तो देवेंद्र फडणवीस छगन भुजबल को साधने की कोशिश कर रहे होंगे, और मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस ने समझा दिया होगा कि भविष्य अच्छा रहेगा, आप शांत रखिए। वैसे भी अब छगन भुजबल की चिंता ये होगी कि मेरे भतीजे पंकज और बेटे समीर को राजनीतिक रूप से कैसे सेटल किया जाए, तो कोई ना कोई रास्ता देवेंद्र फडणवीस निकालेंगे। छगन भुजबल को कुछ नहीं मिलेगा तो उनके बेटे को कोई ना कोई पद मिल जाएगा। हम जल्दी से बात अल्लू अर्जुन की भी कर लेते हैं, क्योंकि फिल्म रिलीज हो गई, इतना तमाशा भी हो गया, अल्लू अर्जुन के ऊपर आरोप भी लग गए, वो जेल भी चले गए, जेल से छूटकर आ भी गए, लेकिन फिर भी बवाल है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये मामला पर्सनल होता चला जा रहा है। अल्लू अर्जुन के घर पर पत्थर फेंके गए, ये बड़ी हैरानी की बात है। अब सवाल ये है कि क्या सीएम रेवंत रेड्डी पुष्पा के पीछे पड़ गए हैं? अब ये हो क्या रहा है, ये वाकई में समझ से परे है। अल्लू अर्जुन के साथ हर्षवर्धन जी कोई पर्सनल अदावत हो गई है, कोई लड़ाई हो गई है, क्या वजह है? एक एक्टर के पीछे एकदम हाथ धोकर पीछे पड़ जाना, ये नॉर्मल तो नहीं है इस तरीके से पत्थर फेंक देना। नहीं, कतई नहीं है। और कल मैं जो बात कह रहा था उसको आगे ले जाता हूं। रेवंत रेड्डी देश में एक बड़े नेता के तौर पर उभरे, लेकिन जो भी उनकी फांस हो
उनको वीडियो लगता जारी हो किया कि सर, ये वीडियो भी आप देखते रहिएगा, हैदराबाद पुलिस ने ये वीडियो जारी किया है। जो भी उनको लगता हो, अब जो लोग पत्थरबाजी करते हैं वो थाने में जाकर मोबाइल पर आराम से आनंद ले रहे हैं, मोबाइल पर वीडियो गेम खेल रहे हैं, मोबाइल पर बात कर रहे हैं, यानी इसका मतलब थाना उनके प्रभाव में है। जो थाने में बैठे हुए आनंद ले रहे हैं और अल्लू अर्जुन के घर पर पत्थर भेज रहे हैं, उनकी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ बढ़िया वाली तस्वीरें हैं, वो उनके साथ भी आनंद मुद्रा में है। तो अब पता नहीं रेवंत रेड्डी इस बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने भेजा होगा किसी को, लेकिन अगर उनके साथ रहने वाले लोग अल्लू अर्जुन के घर पर पत्थरबाजी कर रहे हैं तो यकीन मानिए अल्लू अर्जुन की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने वाली। ये सीधे सीधे राज्य के मुख्यमंत्री की साख, उसके अंदर क्या कोई इनसिक्योरिटी फीलिंग आ गई है, वो ज्यादा सवाल उठता है। और अगर इधर चाहे अभिनेता हो या उनकी पूरी टीम हो, उसकी तरफ से संध्या थिएटर में कुछ गड़बड़ भी हो ही रही हो, तो अब यह लगता है कि जैसे वो गड़बड़ वाला मामला कम है, ये कुछ निजी अदावत वाला ज्यादा है और वो उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, इस मामले में भी जो पत्थरबाजी हुई है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के 6 स्टूडेंट गिरफ्तार किए हैं। और अभी जैसा हर्षवर्धन जी बता रहे हैं विजय जी, कि एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसके सीएम रेवंत रेड्डी से कुछ वो करीबी कनेक्शन तो है, कोई कांग्रेस कनेक्शन तो 100% है। इतना कुछ हो गया, जमानत मिल गई, आरोप भी लगा दिया, विधानसभा में बयान भी दे दिया, अब तो मामला खत्म होना चाहिए था, पत्थरबाजी तक की नौबत आ गई है। क्या कहानी चल रही है इसके पीछे? देखिए, पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन का जो डायलॉग है ना, पुष्पा झुकेगा नहीं, तो रेवंत रेड्डी भी वैसे ही अपने को जाहिर करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि वो तेलंगाना की जो पॉलिटिक्स है उसके सुपरस्टार हैं, और जाहिर है सुपरस्टार भी हैं। जिस तरह से उन्होंने ये चुनाव जीता है कांग्रेस का, वो एक बड़े पॉलिटिकल स्टार के तौर पर आए। लेकिन मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ कि अल्लू अर्जुन के साथ जो कुछ हुआ, उसमें कुछ गलत भी हुआ होगा, सही भी हुआ होगा, जो एक्शन भी लिया गया, उनको जेल भी भेजा गया, सब कुछ हो गया। अब जो स्थिति है उसमें नुकसान मोटे तौर पर मुख्यमंत्री का ही हो सकता है। अल्लू अर्जुन का नुकसान कोई बहुत होने वाला नहीं, वो एक वैसे भी बहुत बड़े पॉपुलर स्टार्स में से हैं, और उनको जो कर सकते थे, अब जो घटना हो गई उसमें उसके अलावा वो क्या कर सकते थे? यदि सरकार कुछ और कहती मदद के लिए या जो भी बात थी, वो उन्होंने कर दी है। अब इस अदावत को निजी स्तर पर, क्योंकि राजनेताओं का काम होता है एक्शन लेना, सरकार में बैठे हुए लोगों का, वहां तक ठीक है, लेकिन अदावत तक आप उसको ले जाएं और ऐसा लगने लगे कि आप कुछ पर्सनल एनोनिमिटी के साथ या एनिमी लेकिन होकर। वो भी क्यों होगी सर? मुझे याद नहीं आ रहा है कि कभी अल्लू अर्जुन ने कोई ऐसा बयान दे दिया हो जो एकदम रेवंत रेड्डी के खिलाफ हो। नहीं, कोई बयान नहीं दिया, बल्कि पहले तो कहा गया था कि अल्लू अर्जुन और उनके रिश्तों में कोई ऐसा कोई रिश्तेदारी भी है, रिश्तेदारी भी है, हाँ। लेकिन अब वो किया जा रहा है, तो क्या साबित करना चाहते हैं ये तो रेवंत रेड्डी साहब बता सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस विवाद को इतना लंबा खींचा जाना चाहिए। और यदि वहां पर पत्थरबाजी हो रही है, कुछ और टेंशन हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी भी रेवंत रेड्डी साहब पर आएगी, उसको संभालने का काम भी उन्हीं पर आएगा। तो बेहतर है कि इस मामले को खत्म करके थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। अब राजनेताओं को वैसे समझना बहुत मुश्किल है, नहीं कर रहा है, खत्म कौन नहीं कर रहा है। कि जब संध्या थिएटर का मसला था तब तो कुछ समझा जा सकता था क्या हुआ, आरोप प्रत्यारोप, लेकिन अगर अल्लू अर्जुन के घर पर चढ़ गए तब तो इसका मतलब कि पुलिस खुली छूट दे रही। तब तो जो उस दिन पुष्पा की टीम ने कहा या उनके प्रोडक्शन वालों ने कहा या जो अल्लू अर्जुन ने कहा, वही सच माना जाए। इसका मतलब ये कि सरकार बैकफुट पर है, वो बदमाशी कर रही है। ये हैदराबाद पुलिस ने जो वीडियो भी जारी किया है, अर्जुन जहाँ रहते हैं वो सबसे वीवीआई एरिया है, इतना महंगा एरिया है, वहाँ सारे वीआईपी सुपर रिच हैदराबाद के रहते हैं, सारे टॉप पॉलिटिशियन वहां पर रहते हैं, फिल्मी स्टार वहां पर रहते हैं, बड़े बिजनेसमैन वहां पर रहते हैं। अगर इस आसानी से अगर कुछ पद्धति तो अगर एक फिल्म स्टार के घर में घुस जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तो आप देखिए कि आप कैसा प्रशासन चला रहे हो। इतने वीआईपी एरिया में अगर इस तरीके से तोड़फोड़ हो रही है तो आप वहां के नागरिक कैसे सुरक्षित होंगे? मुझे लग रहा है कि रेवंत रेड्डी को देखना चाहिए। मामला वैसे भी एग्रीवेट हो सकता है। दक्षिण में अपने लोग किसी स्टार के लिए लोकप्रियता कुछ अलग लेवल की होती है, नॉर्थ जैसी नहीं होती। और एक बात मैं कहूं, रेवंत रेड्डी को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। तमिलनाडु और उन्हीं का जो संयुक्त आंध्र प्रदेश था, उससे निकल के जो आंध्र प्रदेश, इन दोनों राज्यों में करुणानिधि, जयललिता, इधर एनटीआर, ये फिल्मी सितारों का इलाका रहा। तेलंगाना बचा हुआ है, केसीआर चूंकि संघर्ष से एक राज्य बना तो केसीआर ने उसको संभाल के रखा। तो ऐसा न करें कि वहां भी एक अभिनेता नेता की कुर्सी पर बैठ जाए। और नाम भी ले लीजिए, रजनीकांत भी वहीं से, बिल्कुल। नहीं तो इसीलिए ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये पूरा मैटर क्या है
क्यों इतना पर्सनल एनिमोसिटी जो आप कह रहे हैं वो दिखाई दे रही है? नहीं, मुझे लगता है आगे बात निकलेगी कि नहीं तो अल्लू अर्जुन ने तो कल बोला ही था ना, वो ये कह रहे हैं कि मेरा चरित्र हनन करने की कोशिश की जा रही है, मेरे बारे में गलत बातें फैलाई जा रही है। नागार्जुन, चिरंजीवी, पवन कल्याण के मेरे ख्याल से भतीजे लगेंगे। हाँ, वो पवन कल्याण भी तो अभी तक कुछ नहीं बोले हैं। नहीं, पवन कल्याण चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ है ना, अभी सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं, सनातन परिरक्षण बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो जो पूरा मसला है अगर उसको आप ध्यान से देखें तो शायद वो वाली अदावत ज्यादा लगे, लेकिन अगर वो है तो भी मुख्यमंत्री को ये करने से लाएंगे लड़ाई करने के लिए। लेकिन होता तो यूं ही है ना। हाँ। होता तो यूं ही है ना। अब फिल्मों जैसा तो नहीं है मसला। इसलिए अश्विनी वैष्णव भी यहाँ बैठे बैठे ये ट्वीट करते हैं अल्लू अर्जुन के सपोर्ट में। निश्चित तौर पर वो, और अगर आप वहां के अखबारों को पढ़ेंगे ना तो बहुत साफ साफ डिवीजन दिखता है। अब अभी चूंकि वो पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर कोई फ्रंट नहीं खुला दिख रहा है, लेकिन आप भाजपा नेताओं के बयान देखिए, वो लगातार कर रहे हैं। जी किशन रेड्डी का बयान देखिए तो वो साफ साफ दिखता है कि ये राजनीतिक मसले में बदल गया है, जो एक थिएटर में भगदड़ का, किसी फिल्म के प्रीमियर पर हुई मौत का मसला था। इसमें किसका फायदा हो रहा है विजय जी? किसका फायदा हो रहा है इसमें? फायदा किसका होगा नहीं पता, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान रेवंत रेड्डी साहब का होगा, क्योंकि पॉलिटिकली यदि ये एग्रीवेट हुआ तो बड़ा नुकसान होगा। और आप जैसे कह रहे हैं कि बहुत दूर का रिश्ता है, दूर का रिश्ता नहीं होता राजनीति में, कहीं से भी तीर कहाँ लगना है रिश्ता बना दिया जाता है कि आप पवन कल्याण, फिर पवन कल्याण का रिश्ता भारतीय जनता पार्टी से, फिर भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस की अदावत, तो बहुत सारी चीजें जुड़ जाती है। क्योंकि मोटे तौर पर ऐसा कोई कारण नहीं नजर आता कि जैसे कहते हैं कि भाई अल्लू अर्जुन ने कौन सी उनकी भैंस को डंडा मारा निजी तौर पर, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है। और फिर रेवंत रेड्डी साहब के लिए मैंने कहा ना कि उन्होंने अल्लू अर्जुन के डायलॉग को सीरियसली ले लिया। लेकिन अभी अल्लू अर्जुन की तरफ से ऐसा कोई बड़ा बयान आया नहीं है कि जो सीधे रेवंत रेड्डी पर हमला कर रहे हो। वो नहीं चाहते होंगे ना कि हाँ, मतलब अभी तक दोनों तरफ से कोई इस तरह से बयान नहीं आया। रेवंत रेड्डी ने भी उनके ऊपर कोई हमला नहीं बोला है। हालांकि रेवंत रेड्डी का ठीक है कि उन्हें लगा कि कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, आपने गिरफ्तार किया, कोर्ट जेल भेज दिया, कोर्ट से जमानत हो गई, दूसरे दिन सुबह वो बाहर आ गए, लेकिन उसके बाद उनके घर की सुरक्षा व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जिस तरीके से सरेआम घर के अंदर घुस रहे हैं, अगर वो अंदर घर के अंदर चले जाते, किसी महिला के साथ बदतमीजी कर देते, कोई हमला कर देते, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? और इतना वीवीआईपी एरिया है कि वहां मतलब आप देखिए कि सरेआम आराम से टहल रहे हैं, वहां पर तोड़ रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि तेलंगाना पुलिस का एक बड़ा फेल्यूर है। इतने वीआईपी जोन में इतने आराम से अगर गुंडागर्दी हो रही है तो बाकी जगह आप लॉ एंड ऑर्डर क्या लेके आ रहे हो? आपको जो कार्रवाई करनी थी आपने कर दी, लेकिन सुरक्षा देना तो आपकी जिम्मेदारी है। अगर असामाजिक तत्व वहां कर रहे हैं, और असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी भी कितने मतलब आप किस तरीके से बहुत हल्के से दिखा रहे हो। वो पुलिस स्टेशन में बहुत आराम से जा रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन हमारी टीम दिखा दे, वो जो हैदराबाद पुलिस ने जारी किया है जिसमें वो अल्लू अर्जुन को लेकर बाहर निकल रही है। जरा वो जो आरोप लगाए थे कि हाथ हिला रहे हैं और बाहर निकलना नहीं चाह रहे थे, उन्हें खींच कर किसी तरह बाहर लाया गया। इस वीडियो को देखकर क्या ऐसा लग रहा है? मैं तो खुद कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। 10 सेकंड का वो कह रहे हैं, वो गाड़ी में जब बैठते हैं तो वो गाड़ी में बैठ के उससे जो सनरूफ होती है वहां से निकलकर वेव कर रहे हैं। इतनी पिटाई होना चाहिए थी कि पैर के बल पर चल भी नहीं पाया वो गाड़ी तक। मतलब इस तरीके से उन पे पिटाई पुलिस को करना चाहिए। पुलिस उनको जिस तरीके से आराम से ले जाए, ये जो असामाजिक तत्व वहां पे तोड़फोड़ कर रहे थे, उन्हें कम से कम इतना पीटना चाहिए था कि लगे कि वो उसको स्पष्ट किया जाए। जो हैंडवेव करने की बात हो रही है वो अल्लू अर्जुन, नहीं अल्लू अर्जुन की बात नहीं कर रहा हूँ। वो जो असामाजिक तत्व ने जो गमले और घर में तोड़फोड़ किए और बड़े आराम से चल के जा रहे हैं, थाने में बड़े आराम से बैठे हुए। वो उनकी भी वीडियो फिर हैदराबाद पुलिस को जारी करनी चाहिए थी कि फिर कैसे तोड़ाई हुई, लेकिन वो तो खैर नहीं हुआ। पुलिस को कहना तो ठीक है, लेकिन पुलिस तो बॉसेस से चलती है ना। और बॉस पहले ही कह चुके हैं कि अल्लू अर्जुन कैसे आदमी है। 2 लाशें गिर गई फिर भी फिल्म देखने पर अड़े हुए हैं।